1.4 राजनीति सिद्धांत विकास व उत्पत्ति। तो राजनीति सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो पश्चिम में कई एक चरण से ये गुजरता प्रतीत होता है। और एक समय रहा जब प्राचीन यूनान में मध्यकाल के दौरान राजनीति सिद्धांत के नैतिक लक्ष्य को पहचानने की चिंता ये खुद करता था। उस समय राजनीति का जो लक्ष्य था वह कहीं न कहीं नैतिक था और उनका उद्देश्य राज्य था। पूरे दिलो दिमाग में राज्य की संरचनाएं बैठी थी। यही संदर्भ है, आप देख सकते हैं प्लेटो या अरस्तु। तो वहाँ पर उन लोगों ने न्यायशील सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की। व्यक्ति के जीवन को उत्तम बनाने की कोशिश की गई। वहाँ पर आप देखते हैं दार्शनिक राजा की बात कही गई है, प्लेटो। तो यहाँ पर एक व्यवस्थित और नैतिकता की बात कही गई है। व्यक्ति को उत्तम जीवन प्रदान करने के लिए राज्य के प्रकार पर जोर दिया जाता रहा है। और हम देखते हैं कि मध्यकाल में वह भी दौर रहा जब राजनीतिक व्यवस्था धर्म के साथ था। क्रमशः यह बदला। ईश्वर के पास स्थान पाने हेतु व्यक्ति को तैयार करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए राज्य से मांग की जाती थी। आरंभिक आधुनिक युग में राजनीतिक सिद्धांत का देखें संदर्भ तो राज्य की उत्पत्ति संबंधी समस्त परिकल्पनाओं पर विचार विमर्श करने का प्रयास किया गया है और इसका अनुसरण उन दार्शनिकों द्वारा किया गया जिनके लिए राज्य का संगठन एवं प्रकार ही राज्य के संदर्भ में गंभीर चिंतनीय विषय रहे। 20वीं सदी के मध्य की भी बात करें तो यहाँ पर भी राजनीतिक सिद्धांत आमतौर पर सत्ता के इर्द गिर्द ही हमें दिखता है। राज्य की संस्थाओं की बात हम देखते हैं। राजनीति सिद्धांत के विकास और इसका मूल्यांकन करने के लिए 3 प्रकार की बातें हम देख सकते हैं। अपने उत्पत्ति काल से जिस विकास की जो रूपरेखा खींची गई है, जो आज तक खींची जाती रही है, यह पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में और समकालीन राजनीतिक सिद्धांत के रूप में 3 भागों में बांट कर इसे देखने का प्रयास किया गया है। पारंपरिक, क्लासिकल, आधुनिक और समकालीन तीनों राजनीतिक सिद्धांत का वर्गीकरण वास्तव में काफी महत्वपूर्ण है। पारंपरिक को व्यापक भी कहते हैं, जिसको कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के आने के बाद यह उसको वहाँ पर से अलग कर देता है। हम देखते हैं कि बाद में विज्ञान का तत्व इसमें का समावेश होता है और राजनीतिक सिद्धांत की व्यापक परंपरा में दर्शन शास्त्र की अवधारणा प्रमुख रूप से हमें दिखती है पारंपरिक परंपरा में। वहीं आधुनिकतावादी परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि वैज्ञानिकता हावी रहती है, विज्ञान की कार्यप्रणाली हावी रहती है। क्रमिक रूप से इसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, उसके बाद जो समकालीन राजनीतिक सिद्धांत का दौर चलता है, दोनों में भिन्नता है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अनुभविक है, वैज्ञानिक है, वहीं उसके बाद का दौर समकालीन राजनीतिक सिद्धांत मीमांसात्मक है, वैचारिक है, ऐतिहासिक है और कहीं न कहीं संश्लेषणात्मक है। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत व्यापक है और इस परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत दोनों के विशेष बातों को, दोनों की अच्छी बातों को लेने का प्रयास किया गया है और उसे नए रूप में प्रकटीकरण किया गया है। 1.4.1 व्यापक राजनीतिक सिद्धांत, या इसे पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत में हम लोग कहते हैं क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी। तो यहाँ पर यह समझने सबसे पहले कि यह पारंपरिक बात करती है, परंपरागत अध्ययन की बात करती है। एक संदर्भ में अगर देखा जाए तो स्मरण रखने योग्य कि राजनीतिक सिद्धांत का इतिहास, इसकी जब हम उत्पत्ति के संदर्भ में पारंपरिक पद्धति हम लोग देखते हैं, पारंपरिक सिद्धांत हम लोग देखते हैं, तो राजनीतिक सिद्धांत का इतिहास आज लगभग 2500 वर्ष पहले का होगा।
बहुत अधिक भी नहीं है। और यहाँ पर यह भी समझ लें इसकी ऐतिहासिकता की जब हम बात करते हैं तो यह भी बात होती है कि व्यापक अथवा पारंपरिक अथवा क्लासिकल राजनीतिक सिद्धांत प्राचीन यूनानी सभ्यता में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के लेखों में हमें उभरा दिखता है और जो यह 19वीं सदी के आरंभ तक जारी रहा। यहाँ पर यह बात भी समझने योग्य है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत मूलतः आदर्शात्मक विषय वस्तु पर केंद्रित थे और यही कारण है कि कई विद्वान यह मानते हैं कि केवल आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत ही राजनीतिक सिद्धांत होते हैं। कुछ परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों में अनुभविक तथ्यों का विश्लेषण भी सम्मिलित होता है, इसलिए अनुभविक विश्लेषण को राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के लिए एक आवश्यक शर्त मान लिया जाता है। जैसे कि आप ये समझ लें, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का आदर्श प्लेटो, उन्होंने भी अपने समय की सामाजिक आर्थिक प्रघटनाओं का ही सहारा लिया, उनसे परिचित थे, उनका अध्ययन किया और उनके बाद जो उन्हें समस्याओं का सार्वभौमिक हल समझ में आया उसको उन्होंने प्रतिपादित किया। उसके पास अनुभविक अध्ययन करने के लिए एक आवश्यक वैज्ञानिक उपकरण नहीं थे, लेकिन उन्होंने समाज का परीक्षण इस प्रकार किया कि समाज में व्याप्त समस्याओं के मूल कारण को समझ लिया गया और यही कारण रहा कि उन्होंने एक ऐसे राजनीतिक सिद्धांत को जन्म दिया जो आज भी उपयोगी और महत्वपूर्ण माना जाता है। प्लेटो ने मानवीय प्रकृति और राज्य के कार्यों का सूक्ष्म विश्लेषण किया, उससे उस समय की व्याप्त समस्या के मूल कारण को जाना, उसका उचित उपचार प्रदान तभी संभव हो पाया जब उसके पास यथार्थ के समाज के कार्यों का उचित एवं पर्याप्त ज्ञान था। और राजनीतिक सिद्धांत तब तक राजनीतिक सिद्धांत नहीं बन सकता जब तक वह परीक्षण और विश्लेषण पर आधारित उपलब्ध तथ्यों को एक विचारोत्तेजक मस्तिष्क द्वारा सैद्धांतिक संरचना में नहीं ढाल पाए और उसमें उसके सैद्धांतिकरण में सार्वभौमिकता का तत्व सम्मिलित न कर पाए। अब यह समझ लें कि राजनीति के परंपरागत अध्ययन के अंतर्गत उस समय राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं होता था, शिथिल ढंग से होता था और साधारणतः व्यवस्थित अध्ययन को उस समय राजनीतिक विज्ञान के रूप में देखा गया, उसमें अनुभवमूलक पद्धति को अपनाया गया, जैसे अनुभवमूलक चिंतनमूलक पद्धति। और जैसे उदाहरण के लिए राज्य की संकल्पना को ले तो राज्य की संकल्पना चिंतनमूलक पद्धति पर आधारित रही और यह परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में एकदम मूल केंद्र में रहा। यह वहाँ पर हम यह भी देखते हैं कि राजनीति विज्ञान के मुख्य अध्ययन विषय के रूप में क्या रहा, तो राज्य था, राज्य का शासन था, राज्य के कानून निर्माण की पद्धति रही। तो जैसे कि यही कारण रहा कि एक विद्वान हुए गार्नर, उन्होंने कहा था कि राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। तो राज्य को परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में वरीयता दी गई, उसी को प्राथमिकता दी गई, उसी को केंद्र में रखा गया। और इसी तरह जैसे कि एक विद्वान हुए आरजी गेटल कहते हैं राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य तक राजनीतिक संगठन और राजनीति के मूल तत्वों का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह की बातें हुई। एक विद्वान बलनसली, उन्होंने भी किया राजनीतिक विज्ञान ऐसा विज्ञान है इसका सरोकार राज्य से, जो राज्य को इस दृष्टि से जानने समझने का प्रयत्न करता है, जो उसके आधार तत्व क्या है, उसका मूल स्वरूप क्या है, उसकी अभिव्यक्ति किन किन विविध रूपों में होते हैं, उसका विकास कैसे हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परंपरागत व्यवस्था में, परंपरागत चिंतन में यहाँ पर राज्य की प्रधानता रही और इसका कारण था कि राज्य की गतिविधि को वरीयता दी गई, जो हालांकि बाद में नहीं दिखता है। यहाँ पर एक विद्वान शेल्डन वालेन के अनुसार जो उन्होंने बात कही गई है उसका जिक्र करें तो वे कहते हैं कि पारंपरिक अथवा व्यापक राजनीतिक सिद्धांत जनता से संबंधित विषयों पर विश्वसनीय जानकारी, विश्वास हेतु एक बुद्धि संगत आधार स्थापित करने के लिए एक मीमांसात्मक अनुसरण कार्रवाई हेतु बुद्धि संगत आधार स्थापित करने के लिए राजनीतिक रूप से प्रेरित अनुसरण पर अभिलक्षित है। उस अवस्था में राजनीति को जनता के लिए जनसाधारण के साथ पहचानने का प्रयास किया गया। कॉमन विल के मध्य युगीन प्रयोग में भी उसकी भागीदारी का संकेत करते दिखते हैं, जहाँ पर कि साझेदारी के रूप में लोगों को बीच सर्वमान्य सी दिखती है। और यह भी समझ लें कि पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत में इसकी मूल विश्लेषण इकाई राजनीतिक समष्टि रही, निकाय नैतिक रही और कार्यकलाप विश्वास
का आधार रहा युद्ध, शिक्षा, धार्मिक प्रथाओं से जोड़कर संबंधों में उन्हें शामिल करते हुए सामाजिक वर्गों के बीच, शासक एवं शासितों के बीच उत्कृष्ट और निकृष्ट के रहे। विश्वास जैसे कि न्यायशीलता, समानता, प्राकृतिक नियम, ये सब संदर्भ हमें देखने को मिलते हैं। पारंपरिक राजनीति सिद्धांत ने अपने आप को राजनीतिक समष्टि से जोड़ा। उस समय सामंजस्य पर बल दिया गया, समानता पर बल दिया गया, साम्यता पर बल दिया गया, और हम देखते हैं कि यही उधेड़बुन की प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में संघर्ष का वातावरण दिखता है, अराजकता का वातावरण दिखता है, और अस्थिरता का वातावरण दिखता है, क्रांति जैसी बातें हमें दिखती है। और उस समय के मौलिक तत्व के रूप में यदि हम देखें तो वहाँ पर राजनीतिक दृश्य घटना की एक विस्तृत व्याख्या हमें दिखती है। तो यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन की बात हमें दिखती है, और यही कारण रहा कि वहाँ पर राजनीतिक स्वरूप का एक वर्गीकरण किया गया। जैसे शासन का वर्गीकरण राजतंत्र, अभिजात तंत्र, लोकतंत्र, तो किस किस रूप में ये प्रकट होता है, इस बात को रेखांकित किया गया। उस समय तुलना के संदर्भ में कानून की बात हो, नागरिकता की बात हो, न्याय की बात हो, सहभागिता की बात हो, इस प्रकार की संकल्पना को विकसित किया गया। उनके बीच के भेद को व्याख्या किया गया, उनके बीच के न केवल भेद बल्कि उनके बीच के समानता को भी विश्लेषित करके देखा गया। हम यह भी देखते हैं कि पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत कहीं न कहीं नीति विज्ञान के रूप में दिखता है। इसकी प्रतिक्रिया एक नैतिक दृष्टिकोण के रूप में प्रकट हुई थी। यही कारण रहा कि प्लेटो ने जिस व्यवस्था की बात की वह आदर्श राज्य कहा जाता है। अरस्तु ने जो राज्य की व्यवस्था की वह यथासंभव सर्वोत्तम स्वरूप में रहा, और अगस्टाइन जैसे विचारक ने ईश्वरीय नगर की वकालत कर डाली। तो पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत ने विभिन्न संवैधानिक रूपों के मूल्यों का निरूपण का काम अपने हाथ में लिया। वो चीज़ निरूपित होते हमें दिखती है। एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण होता है जहाँ वर्ग विशेष हेतु सर्वाधिक उपयुक्त रूप की बात होती है, यदि कोई हो यथासंभव सर्वथा सर्वोत्तम रूप तय कर सके। पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत में आदर्श की बात होती है। आदर्श रूप में राजतंत्र के सर्वोत्तम रूप को उभारने का प्रयास किया गया। पारंपरिक सैद्धांतिकरण की निर्भीकता में आमूल परिवर्तनवाद को उजागर किया गया। हालांकि यह भी बात है कुछ लोगों ने इस प्रकार के प्रयास को मात्र कल्पना लोकी और वास्तविक रूप में ही देखने का प्रयास किया है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो प्रमुख बातें आती है वह है कि राजनीति से जुड़े विभिन्न विचारों का अध्ययन होता है। स्थानीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के विषय को इसमें समाहित करके देखा जाता है, और यही कारण है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में कई तरह की प्रवृत्तियां एक साथ में दिखती है, जैसे सांस्थानिक रूप में, प्राधिकृत रूप में, वैज्ञानिक रूप में, प्रत्यक्षवाद संबंधी, अनुभाविक, व्यवहारिक, व्यवहारोत्तर एवं मार्क्सवादी संदर्भ में तरह तरह की बातें हमें आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत देखने को मिलती है। सांस्थानिक प्राधारिक अर्थात जो संविधान द्वारा निर्मित संस्थान हैं, पक्ष हैं जो नियमानुकूल स्थापित किए गए हैं। वैज्ञानिक जो सत्ता होती है वो वैधानिकता लिए होती है, उसे वैधता प्राप्त होती है, और वैज्ञानिकता के साथ क्रमबद्ध रीति से और उसकी पुष्टि की जा सकती है वैज्ञानिकता के साथ। और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में प्रत्यक्षवाद संबंधी में बात देखने को मिलती है। प्रत्यक्षवाद आप जानते होंगे कि प्रत्यक्षवाद यह एक ऐसे दौर में इसकी उत्पत्ति हमें दिखती है जब सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया एक सार्वभौमिक स्वरूप में आने वाली थी। एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में, सार्वभौमिक पद्धति के रूप में इसे स्वीकार किया गया था। मानवीय समाज, ये स्वीकारा गया कि मानव जो समाज है वह भी प्रकृति का हिस्सा है। प्रकृति की तरह सार्वभौमिक वस्तुनिष्ठ नियमों के द्वारा मानव समाज भी नियंत्रित होता है। वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से इन नियमों को जानना संभव है। और यह भी कहा गया कि प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में पद्धति की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, दोनों में सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया तो समान होती है।
इस तरह हम देखते हैं कि अनुभविक बात, अनुभविक अर्थात जो अनुभव के आधार पर तय किया जाता है, अनुभव आधारित ज्ञान होता है। अनुभव अर्थात इंद्रिय जन्य ज्ञान, इंद्रियों से जो प्राप्त ज्ञान होते हैं उसी को अनुभव जन्य ज्ञान कहते हैं। अनुभविक और व्यवहारिक, जो व्यवहारिक है, जो यथार्थ है, जो तथ्य के साथ है, जो कर्मिक रूप से निर्धारित होती है। व्यवहारोत्तर और मार्क्सवादी, अर्थात मार्क्सवादी सिद्धांत को भी यहाँ पर देखने का प्रयास किया जाता है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में। मार्क्सवादी सिद्धांत भी आपको आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत ही दिखता है। मार्क्सवादी, आप जानते हैं कि कार्ल मार्क्स इसके प्रणेता रहे हैं और राजनीतिक दर्शन के इतिहास में कार्ल मार्क्स भी वो प्रमुख हस्ती हुए, प्रमुख विचारक हुए, प्रमुख सिद्धांतकार हुए, प्रमुख समाजवादी वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने कि अपने चिंतन को समाज विज्ञान का वैज्ञानिक चिंतन बताया, समाज विज्ञान का वैज्ञानिक चिंतन बताया। और उन्होंने यह स्थापित करने का हर संभव प्रयत्न किया कि समाज को नियंत्रित करने वाले नियमों को भी निर्मित नहीं किया है बल्कि खोजा है। वे मानते हैं कि समाज भी प्रकृति के अनुरूप वैज्ञानिक नियमों पर आधारित है। ये समाज भी वैज्ञानिक नियमों पर आधारित है उसी तरह जिस तरह की प्रकृति। और उन्होंने इस दावे का अपना महत्व दिया था दावे को, और उसका महत्व इस बात से अधिक हम देखते हैं कि बढ़ता हुआ प्रतीत हुआ कि उनके विचारों पर आधारित विश्व में क्रांति हुई। मार्क्सवादी क्रांति, सर्वहारा क्रांति, समाजवादी क्रांति की बात आप सुने होंगे। और उस क्रांति के बाद स्थापित राज्य में उसके विचारों पर आधारित आदर्श समाज को स्थापित करने का भी प्रयास किया गया। कार्ल मार्क्स यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि उन्होंने राजनीति के वैज्ञानिक नियम खोज लिए हैं और अब विश्व को उन नियमों को स्वीकार करते हुए उसके अनुरूप अपने आप को परिवर्तित करना चाहिए, उन्हें आदर्श रूप में रखना चाहिए। और ये तमाम बातें, ये तमाम अवधारणाएं 20वीं सदी में छाई रही। लोग इससे प्रभावित रहे, लोग इससे सहभागी रहे, लोग इससे जुड़े रहे। व्यापक राजनीतिक सिद्धांत जो पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत थे, यह मीमांसात्मक, नियामक और आदर्शवादी था। मीमांसात्मक अर्थात विचार की प्रधानता थी, वैचारिक स्तर पर चिंतन मनन की बात होती थी। और नियामक अर्थात एक संस्थागत रूप में, एक कार्यकारी रूप में इसे देखने का प्रयास किया गया, संस्था के रूप में देखने का प्रयास किया गया। आदर्शवादी के रूप में था, अर्थात संस्थागत अध्ययन को कैसा होना चाहिए इस बात पर बल दिया गया। और इसके आगे अगर हम कहें तो ऐतिहासिक आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को दूसरी ओर दो परस्पर विरोधी वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक और उदारवादी, जिसमें व्यक्तिवादी, संभ्रांत वर्गवादी और बहुवादी आते हैं। दूसरी ओर मार्क्सवादी, जिसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवादी अथवा अन्य शामिल होते हैं। हम देखते हैं कि उदारवाद का वह दौर जहां व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात हुई, व्यक्ति पर किसी तरह के बंधन की बात नहीं हुई, और इतना स्वतंत्र उसको बना दो, इतना स्वतंत्र बना दो, ऐसी व्यवस्था स्थापित कर दो कि वह व्यक्तिवादी चरित्र के रूप में उभर कर सामने आता है। संभ्रांत वर्गवादी, ऐसी कुलीनवादी व्यवस्था भी सामाजिक स्तर पर निरूपित की गई कि जो एलिट क्लास थे, जो किसी न किसी दृष्टि से संभ्रांत उच्च स्तर पर थे, वे उन्होंने अपने एक अलग क्लास का निर्माण किया, एक अलग वर्ग का निर्माण किया। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि मार्क्सवादी होते हैं जिन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अथवा अन्य शामिल है। तो यहाँ पर यह भी समझ लें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का क्या अर्थ हुआ। तो विचारों का आपस में टकराव, द्वंद्व की स्थिति, और एक विचार के बाद दूसरा विचार जब टकराहट की स्थिति बनती है, टकराव की स्थिति बनती है दो विचारों में, तो पुनः नए विचार की उत्पत्ति होती है, थेसिस के रूप में, फिर एंटीथेसिस के रूप में, फिर सिंथेसिस के रूप में। वह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, और वहां पर चेतना के सामाजिक स्तर को स्वीकार किया गया है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में हम देखते हैं कि 15वीं और 16वीं शताब्दियों से उदारवादी दृष्टिकोण का प्रारंभ किया और बाद में सांस्थानिक, प्रत्यक्षवादी, अनुभविक, व्यवहारिक, व्यवहारोत्तर प्रणालियों में यह अभिव्यक्त हुए में दिखता है। संपूर्ण व्यापक
परंपरा को वहाँ पर निष्प्रभ बताता है। और इस प्रकार के समर्थक विद्वानों में हम देखते हैं चार्ल्स मेरियम के नाम आते हैं, रॉबर्ट डहल के नाम आते हैं, कैटवेल के नाम आते हैं, ईस्टन डेविड ईस्टन की बात आते हैं, तो जो उन लोगों ने वर्तमान पर जोर दिया, भूत की मतलब विगत पारंपरिक अवधारणा के बजाय वर्तमान पर जोर दिया और निष्प्रभ की बजाय जीवित पर जोर दिया, दूरस्थ की बजाय समीपस्थ पर जोर दिया और आत्मनिष्ठ की बजाय वस्तुनिष्ठ पर जोर दिया। ऐसा नहीं कि जो आत्मनिष्ठ जो अपने आप में है वही सही है, जो हम कह रहे हैं वही सही है, बल्कि वस्तुनिष्ठ अर्थात जो उसमें अंतर्निहित तत्व है, किसी प्रकार का पक्षपात का अभाव नहीं होना ही वस्तुनिष्ठ होता है। इस पर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में बल दिया गया। मीमांसात्मक की बजाय विश्लेषणात्मक पर जोर दिया गया। मीमांसात्मक की बजाय विश्लेषणात्मक अर्थात विचार, सिर्फ विचार ही नहीं रखा गया बल्कि उसका विश्लेषण किया गया, उसके मूल तत्व को खोजा गया, उसके गुण को बताया गया, उसके तत्व को पता लगाने के लिए अनुप्रयोग नियम पर बल दिया गया, विश्लेषणात्मक किया गया और वर्णनात्मक की बजाय व्याख्यात्मक किया गया। ऐसा नहीं सिर्फ उसका वर्णन कर दिया गया बल्कि व्याख्या किया गया, कलात्मक प्रक्रिया के रूप में देखा गया, तर्क भावना के रूप में देखा गया। प्रयोजन मूलक की बजाय प्रक्रिया मूलक को देखा गया। प्रयोजन मूलक अर्थात किसी विशेष प्रयोजन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा या उस संदर्भ में जो हम नीति अपनाते हैं कि वो विशेष प्रयोजन के लिए, वही प्रयोजन मूलक की बजाय नहीं प्रक्रिया मूलक। ये प्रक्रिया कैसे काम करती है, प्रक्रिया पर बल दिया गया। सैद्धांतिक के बजाय वैज्ञानिक पर जोर देने का प्रयास किया गया। सैद्धांत सिर्फ रटाई अवधारणा को ही नहीं अपनाया गया बल्कि आधुनिक वैज्ञानिकता को बल दिया गया। और हम देखते हैं कि अपने पश्चिमी उदारवादी लोकतांत्रिक आभास वाले आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत ने राजनीति का एक विज्ञान बनाने का प्रयास किया, वस्तुनिष्ठ, अनुभविक, प्रेक्षणीय, प्रमेय, संक्रियात्मक तथा मूल्य मुक्त। इसके विलक्षण कई प्रकार से सारबद्ध किए जाते हैं। और एक बात समझने वाली बात है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतकारों ने शासन प्रणाली में से लोकतंत्र को मान्यता दिया, लोकतंत्र को ज्यादा महत्व प्रदान किया। और समझने वाली बात है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत ने जो बात अभिलक्षण उसमें प्रकट हुआ, तो तथ्य और आंकड़े इस अध्ययन के लिए तथ्य प्रस्तुत किए गए, आंकड़े प्रस्तुत किए गए। तथ्य अर्थात जो वास्तविक दुनिया में हम देखते हैं, आंकड़े जो डाटा हम देखते हैं, जो स्पष्ट होकर के आते हैं, वे तैयार किए गए और इनको संचित किया गया, इसको कलेक्ट किया गया और उसके बाद प्राकल्पना परीक्षण हेतु प्रयोग किए जाते हैं। प्राकल्पना अर्थात जो हम उसके बारे में सोचते हैं, ये सही है या सही नहीं है, या कुछ सही है अथवा पूरा सही है। तो इस संदर्भ में वो जो तैयार तथ्य हैं कहाँ तक सफल हैं, कहाँ तक सार्थक हैं, इस संदर्भ में देखने की कोशिश की गई। मानव व्यवहारों का अध्ययन किया जा सकता है और मानव व्यवहार की नियमितताएं सामान्यीकरण में अभिव्यक्त की जा सकती है। अर्थात मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं और उस व्यवहार की सर्वमान्य परिभाषा क्या हो सकती है, हर कोई उस व्यवहार को किस रूप में अपनाता है और वही फिर एक सामान्य रूप ले लेती है। आत्मनिष्ठता का, वस्तुनिष्ठता का, मीमांसात्मक, निर्वचन, विश्लेषणात्मक, व्याख्या का, प्रक्रिया प्रयोजन का, प्रेक्षणात्मक, वर्णनात्मक का और वैज्ञानिक नियामक का मार्ग प्रशस्त करता है। यह आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत आत्मनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता का अर्थात उसमें जो बात अंतर्निहित है बिना किसी पक्षपात के, मीमांसात्मक, निर्वाचन, विश्लेषणात्मक, व्याख्या अर्थात उस विचार का, उस चिंतन का क्या मूल तत्व है, क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, किस रूप में हमारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है, किस रूप में हम उसको अवलोकन कर पाते हैं, किस रूप में हम उसकी विवेचना कर पाते हैं, और इस सब संदर्भ का वैज्ञानिक नियामक मार्ग प्रस्तुत किया गया। अर्थात विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में रहते हुए, रखते हुए निगरानी करने की एक व्यवस्था, एक विनियमन करने का काम करना। और कुल मिलाकर इसके माध्यम से यह होता है वैज्ञानिक नियामक का अर्थ कि जनता को यह आश्वस्त कर देना कि आपका जो सिस्टम है, जो तकनीक है, यह एक सुरक्षित है, विश्वसनीय है, आपको इससे डरने की बात नहीं है, कहीं भी इसकी पुष्टि की जा सकती है।
तथ्य और मूल्य को अलग किया जाता है। अर्थात जो तथ्य है जिसका वास्तविक दुनिया में हम लोग अवलोकन कर पाते हैं, यह तथ्य है, और मूल्य को अलग कर पाते हैं। अर्थात मूल्य हमेशा एक आदर्श रूप के रूप में होता है, एक लक्ष्य के रूप में होता है, उसे हम पाना चाहते हैं, और जो वस्तु है और जो हम पाना चाहते हैं, दोनों में एक अंतर है। तथ्य और मूल्य को यहाँ पर अलग करके रूप में देखा गया। मूल्य को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि तथ्य प्रासंगिक हो जाए, हमें जिस लक्ष्य को पाना है, जो वस्तु हमारे पास है, जो तथ्य हमारे पास है, जिस वास्तविक दुनिया में हम जिस चीज का अवलोकन करते हैं, इसका भी महत्व है। और अगर हम आदर्श के रूप में से देखते हैं तो इस तथ्य का महत्व कहीं न कहीं बढ़ जाता है। कार्य प्रणाली को आत्म सचेत कर पाते हैं, अच्छी तरीके से व्यक्त कर पाते हैं, फलतः उसका आकलन भी सही तरीके से हम कर पाते हैं। अंतर अनुशासनिक संश्लेषण लाना होता है, अर्थात हर तरह की विधा में जो कुछ विशेष बातें होती है उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जोड़ पाते हैं, कुछ नया ले पाते हैं, कुछ नया कर पाते हैं, और वर्तमान को महत्व दिया जाता है जो है, इसको इस बात की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है, अधिक बल महत्वपूर्ण समझा जाता है। जो था या जो होना चाहिए, जो बीत गया, जो भूतकाल हो गया, जो समाहित हो गया, उसे नहीं देखा जाता, या जो हो सकता था, सिर्फ भविष्य की बात, एक कल्पना की बात, एक सपना की बात, ऐसी बातें नहीं होती है, बल्कि जो वर्तमान में है इसको देखा जाता है, इसको महत्व दिया जाता है। मूल्य तथ्यों का, तत्व रूप का और सिद्धांत अनुसंधान का एवं यथापूर्व स्थिति सामाजिक परिवर्तन का समर्थन करने के लिए है। अर्थात मूल्य होता है किसका? तो तथ्य का, जो हमारे पास है। इस बात को हम लोग लक्ष्य के रूप में निरूपित करते हैं, और तत्व रूप का और सिद्धांत अनुसंधान का, जो बातें हम लोगों ने सिद्धांत के रूप में स्थापित किया है उसका अनुसंधान कर पाते हैं, और फिर उस बात को सामाजिक परिवर्तन का समर्थन करने के लिए तैयार करते हैं। आम लोगों के लिए, सामाजिक व्यवस्था के लिए वह किस हद तक सफल हो पाता है, सार्थक हो पाता है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के दूसरे छोर पर खड़ा है, दिखता है हमें मार्क्सवादी राजनीतिक सिद्धांत, और इस मार्क्सवादी राजनीतिक सिद्धांत को द्वंद्वात्मक भौतिकवादी भी कहा जाता है, या वैज्ञानिक समाजवादी सिद्धांत भी कहते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अर्थ है दो विचार का आपस में टकराना, द्वंद्व की स्थिति। एक विचार पहले थेसिस के रूप में होती है, उसके प्रतिक्रिया में एंटीथेसिस की स्थिति बनती है, और फलतः दोनों विचार के टकराव के बाद एक नए विचार का प्रस्फुटन होता है सिंथेसिस के रूप में। पुनः वह सिंथेसिस थेसिस के रूप में बदल जाता है, फिर उसका एंटीथेसिस आता है, फिर वह कहने का अर्थ है कि यह क्रम चलते रहता है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की स्थिति रहती है। और यहाँ पर वे कहते हैं, भौतिक विकास की बात करते हैं कि भौतिक विकास पहले है। वैज्ञानिक समाजवादी के अर्थ में यह समझ लें कि मार्क्स ने कभी अपने सिद्धांत को वैज्ञानिक समाजवाद का नाम नहीं दिया है, लेकिन मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता माना जाता है, और इसके माध्यम से उन्होंने कहा है कि भौतिक विकास पहले है, आत्मिक विकास उसके बाद में होता है। मनुष्य की चेतना सामाजिक स्तर को निर्धारित नहीं करती है, बल्कि सामाजिक स्तर ही व्यक्ति की चेतना को निर्धारित करती है। इसके माध्यम से विरोधियों के बीच संघर्ष के माध्यम से परिवर्तन में निहित होता है। यहाँ पर वैज्ञानिक समाजवाद के माध्यम से आप यह देखते हैं कि यहाँ पर उत्पादन का एक बेहतर ढंग अपनाने की दृष्टि से उत्पादन एवं उत्पादक बलों के संबंध के बीच निचले स्तर से या ऊंचे स्तर या के पूंजीवाद संबंधी, समाजवाद संबंधी, समाजवाद संबंधी से संप्रदायवाद संबंधी विकास की बात कही जाती है। कहा जाता है जिस पूंजीवादी अवधारणा के तहत मालिक काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, यहाँ पर दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति होती है, और यही संघर्ष सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन लाता है।
अब हम लोग देखते हैं समकालीन राजनीतिक सिद्धांत। तो समकालीन राजनीतिक सिद्धांत की जब बात है तो यह पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के बाद का वह दौर है जब आधुनिकता से भी बढ़कर आगे सोचा गया, वैज्ञानिकता की जो परिधि थी इससे आगे बढ़कर देखने का प्रयत्न किया गया। हम देखते हैं कि समकालीन राजनीतिक सिद्धांत में जिन बातों पर बल दिया गया उसमें आधुनिक दुनिया की जटिलता को दूर करने का प्रयास किया गया, आधुनिक समाज की जटिलता को समझने का प्रयास किया गया। पारंपरिक आधार पर जो भावनाएं थी उससे आगे बढ़ने का प्रयत्न किया गया। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत में व्यापक तौर पर कई एक पहलू को एक साथ देखने का प्रयास किया गया। यह सिर्फ सरकार की बात नहीं रही, संस्थाओं की बात नहीं रही, तथ्य और मूल्य तक की ही बात नहीं रही, बल्कि इसके आगे चलकर राजनीति के साथ साथ अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, न्याय, अधिकार, सामाजिक पहचान, सामाजिक न्याय, पहचान की राजनीति, नैतिकता आदि काफी व्यापक अर्थों में काफी व्यापक रूप में समकालीन राजनीतिक सिद्धांत को देखा जा रहा है। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत यह सिर्फ विचार के रूप में ही नहीं है बल्कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में है। इसके विषय वस्तु को मापने का, जांचने का भी प्रयास इसमें किया जाता है। एक संकल्पनात्मक विश्लेषण के रूप में इसे एक अनुशासनबद्ध तरीके से, एक तरह से कहें तो पुनर्जीवित करने के माध्यम से इसको देखा जाता है कि इसका कहीं न कहीं जिस राजनीतिक सिद्धांत की पृष्ठभूमि जो प्रकृति पारंपरिक राजनीति विज्ञान में बन गई थी उसका कहीं न कहीं पुनरुत्थान के रूप में, पुनर्जागरण के रूप में यह समकालीन राजनीतिक सिद्धांत देखने को हमें मिलती है। और विशेष करके हम ये देखते हैं कि 60 के दशक के बाद जिस पुनर्जागरण की बात होती है, जिस राजनीतिक सिद्धांत के पुनर्जागरण की संभावनाएं बनती है, वह किसी विशेष घटना मात्र तक ही सीमित नहीं रहती है, बल्कि आप देखते हैं 1971 में जॉन रॉल्स की पुस्तक आती है द थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिस आदर्शात्मक राजनीतिक चिंतन की बात थी वह पुनः प्रकटीकरण होता है। और हम देखते हैं कि ऐसा भी नहीं कि इसका संदर्भ सिर्फ ऐतिहासिक ही है, इसका संदर्भ सामयिक भी रहा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे नैतिक राजनीतिक कार्यकलाप में जो निहित प्राधार की व्यवस्थापक विशद व्याख्या का संदर्भ है, जिस राजनीतिक मूल्य की बुनियाद की बात होती है उसका पुनः प्रकटीकरण होता है और इसका परिरक्षण, पुनर्निर्माण आदि के रूप में इसे विकसित किया गया और कहीं न कहीं एक तर्क के रूप में इसे पुनर्जीवन किया गया। जो भी आधुनिक विचारक रहे या उदारवादी भावना के साथ रहे, सबों ने इसे अपनाया और इसके रूपों का आलोचना के रूप में समर्थन भी किया। हालांकि हम यह भी देखते हैं कि जिस मनुष्य की बात होती है, इसके संवाद की बात होती है, कहीं न कहीं यह दौर एक उद्दीपक का काम किया और यही कारण रहा कि अर्थशास्त्र के साथ साथ बुनियादी विकल्प के सिद्धांत के रूप में, एक नीति के सिद्धांत के रूप में, एक प्रभावित व्यवस्थापक के रूप में, एक आदर्श निर्माण के रूप में इसकी विशद व्याख्या की जाती है। और कहीं न कहीं इस दौर का समकालीन राजनीतिक सिद्धांत का जो लक्ष्य होता है यह स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक प्रक्रिया को स्पष्ट करना, इसके निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करना। रॉल्स को देखा जाता है तो रॉल्स ने क्या किया, रॉल्स ने न्याय के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और इन्होंने इसके लिए उसी पारंपरिक अवस्था को महत्व दिया है। और रॉल्स कहते हैं कि मूल स्थिति में व्यक्ति विवेक के अनुसार न्याय सिद्धांत को चुनते हैं और एक संवैधानिक प्रजातंत्र की स्थापना करते हैं। वे कई अन्य विचारकों की तरह मानव प्रकृति को उसकी संपूर्णता में नहीं समझता। वह एक आदर्शवादी समाज व्यवस्था बनाने में मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को महत्व नहीं देता। आदर्श की स्थिति होने के कारण हम मान भी लेते हैं अगर कि मनुष्य की जो बुरी प्रवृत्तियां जैसे द्वेष, ईर्ष्या, बदले की भावना, अहंकार आदि निर्णय करने के समय महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, क्योंकि न्याय के सिद्धांत को चुनना जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है तथा अज्ञान के पर्दे के कारण बुरी प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति असंभव होती है। लेकिन मनुष्य की अच्छी प्रवृत्तियां जो कि विवेकीकृत नहीं हो
का विद्यमान होना असंभव नहीं होता है। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत की मुख्य रूप से देखें तो यह व्याख्या से जुड़ी हुई है, अन्वेषण से जुड़ी हुई है और अंततोगत्वा उसके बोध से जुड़ी हुई है। व्याख्या अर्थात कहीं न कहीं जो प्रक्रिया है उसको देखते हैं, जो तर्क की बात होती है, जो भावना की बात होती है, जो पूर्वाग्रह की बात होती है, इसको देखते हैं। अन्वेषण क्या नई खोज की बात होती है, नई आविष्कार की बात होती है और इसके आगे उसके बाद देखें तो हमारी उस संबंध में क्या समझ विकसित होती है। और इस तरह हम देखते हैं कि ब्रियान बेरी उन्होंने भी पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट 1965 में उन्होंने कहा था कि राजनीतिक सिद्धांतों एवं संस्थाओं के बीच संबंध का अध्ययन करने का प्रयास करता है। सिद्धांत और संस्था के बीच का जो संबंध होता है, वहीं जॉन रॉल्स ने कहा था कि राजनीतिक सिद्धांत वैज्ञानिक अनुभविक तरीकों के साथ साथ सत्य को भी तलाश कर सकता है। रॉबर्ट नॉजिक ने कहा कि समकालीन राजनीतिक सिद्धांत व्यापक साध्यों को आनुभविक साधनों से जोड़कर अनेक राजनीतिक समस्याओं का हल कर सकता है, सर्वसम्मति प्रदान कर सकता है। जैसे यह मान सकते हैं कि एक तार्किक एवं नैतिक लक्षण के अनुभविक विश्लेषण और प्रकटीकरण राजनीतिक सिद्धांत में यह अस्तित्व रख सकते हैं। रॉबर्ट नॉजिक उन्होंने भी अपनी पुस्तक एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया में जो बातें कहते हैं वे व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा की विवेचना करते हैं। उसके अनुसार व्यक्तियों के पास अधिकार होता है और ऐसी वस्तुएं हैं जो कोई व्यक्ति या समूह नहीं कर सकता जब तक कि वह अपने स्वयं के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करे। और व्यक्ति के पास जो अधिकार होता है वह इतना शक्तिशाली होता है, इतना दूरगामी होता है कि नॉजिक क्या प्रश्न करते हैं कि राज्य और उसके अधिकारी अगर कुछ कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, वे उनके व्यक्तिगत अधिकारों के उपभोग के अलावा ऐसा क्या है जिसे वह कर सकते हैं। नॉजिक कहते हैं मानवीय जीवन में गतिविधियों का अधिकतम क्षेत्र इन अधिकारों के अंतर्गत ही सीमित होता है, इसलिए राज्य हो या किसी दूसरी एजेंसी के पास अधिकारों की सुरक्षा के अलावा और कुछ करने को यथार्थ में लगभग नहीं के बराबर होता है। एक विद्वान वे डेविड हेल्ड वे कहते हैं कि समकालीन राजनीतिक सिद्धांत प्रथम मीमांसात्मक संबंध सर्वोपरि होता है। इसमें संकल्पनात्मक और नियामक के साथ साथ द्वितीय के रूप में आनुभविक विश्लेषणात्मक संबंध सर्वोपरि बोध को व्याख्या की समस्याओं के साथ साथ तीसरे रूप में सामरिक रूप से संबंध सर्वोपरि हम जहां हैं हम जहां होना पसंद करेंगे और गमन की साध्यता के निर्धारण के साथ होता है। इसमें जोड़ना होगा तो ऐतिहासिक राजनीतिक कथन के बदलते अर्थ की जांच, उसके मुख्य प्रत्यय सिद्धांत व महत्व समयोपरि। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि आज किसी भी समस्या का समाधान का एक नजरिया नहीं देखा जाता है, इसके मीमांसा तरह से की जाती है, सामरिक रूप से इसको देखकर जोड़ा जाता है, मनोवैज्ञानिक संदर्भ से इसको समझा जाता है। और अगर हम बात करें समकालीन राजनीतिक सिद्धांत की तो यह कहीं न कहीं उत्तर आधुनिकतावाद का वह दौर है जहां अवधारणा, विचारधारा और इतिहास सबों को समन्वित रूप से परिभाषित करने का प्रयास किया जाता है। यह वही समय है जब विचारधारा उदारवाद और सर्वसत्तावाद के विकल्प के रूप में प्रस्तुत होती है। विचारधाराएं चाहे अपने तरीकों से विपरीत ही क्यों नजर आए, लेकिन इनकी जो मूलभूत मान्यता है उनमें यह कहा गया है कि मानव के पास यदि क्षमता है कि वो प्रकृति को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत को जान सकता है, अपने विवेक का समुचित उपयोग कर सकता है, समाज को नियंत्रित करने वाले नियमों की पहचान कर सकता है, उसका सही उपयोग कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, इन सिद्धांतों को जानने से संपदा में वृद्धि की जा सकती है, राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाया जा सकता है और इन सब के साथ प्रकृति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा सकता है। और यही चीज वर्तमान में वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर जगह देखा जाता है कि तरह तरह से दुनिया भर के संसाधनों पर शक्ति सत्ता संपन्न संस्थान अधिकार चाहते हैं, अधिकार स्थापित करते हैं।